आज हम बायोइलेक्ट्रोड थ्योरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मसल सेल्स जो कि केमिकल और मैकेनिकली एक्साइट हो सकती है और उसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से बॉडी में ट्रांसमिट होता है। मुख्यतः जो मसल्स ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में होती है 3 प्रकार की होती है, स्केलेटा, कार्डियक एंड स्मूथ। अब हम बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं कि the ionic voltage produced as a result of electrochemical activity of certain types of cells are known as bioelectric potential। और ये जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो नर्व कंडक्शन, ब्रेन एक्टिविटी, हार्ट बीट, मसल एक्टिविटी, इनकी सारे इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के कारण जनरेट होता है और जिनको कि ट्रांसड्यूसर की सहायता से हम एम्पलीफाई करते हुए इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को हम रीड कर सकते हैं और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। प्रथम बार इटालियन प्रोफेसर लुइगी गैल्वेनी ने इस इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म को क्लेम किया था, यानी पता किया था। फ्रॉक्स के लेक में उन्होंने इसका फाइंड आउट किया। उसके बाद 1903 में विलियम एंथमन ने ह्यूमन बॉडी में इसको पाया और तब से ये सतत डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। बायोइलेक्ट्रोड्स जो डिवाइसेस है इस बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रीड करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स के बारे में देखते हैं कि जैसा कि जो आयनिक पोटेंशियल है जो ह्यूमन सेल्स या मसल्स के कारण जनरेट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो नर्व या मसल सेल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और सारी सेल्स अधिकतर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उनमें पाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि उसमें इनसाइड और आउटसाइड 2 एरियाज पाए जाते हैं। इनसाइड एरिया को इंटरनल सेल फ्लूइड कहा जा सकता है और जो आयंस आउटसाइड पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के उनको एक्सटर्नल सेल फ्लूइड कहा जाता है। इसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कह सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और जो बाहरी होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहा सकते हैं। जो आयंस पाए जाते हैं, मुख्य आयंस सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन पाया जाता है। इसके अलावा भी आपके मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सारे SCO3, PO4, SO4 पाया जाता है, लेकिन हम इसको Na और Cl के रेफरेंस में ही आज स्टडी करेंगे जिससे कि आप समझ सकते हो। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नॉर्मल कंडीशन में होती है तो सोडियम आयन जो है उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर ही रहते हैं। क्योंकि उनकी जो साइज होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होल्स के कंपैरिजन में। और लेकिन यहाँ पे जो आयंस पोटेशियम और क्लोराइड जैसे जो आयंस है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। इस प्रकार ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इनसाइड आउटसाइड, उसके कारण आयनाइजेशन जो आयन पार्टिकल्स का अनबैलेंस बनता है। यदि मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट या एक्साइट किया जाता है तो सोडियम आयन अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है, जब सोडियम आयन अंदर जाएंगे और इसमें इस प्रक्रिया को डीपोलराइजेशन कहा जाता है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि सोडियम आयन को इनसाइड एरो के द्वारा दिखाया जा रहा है और इसी प्रकार पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे हैं। तो इस डीपोलराइजेशन प्रोसेस के कारण जो बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये सारा ए लार्ज ग्रुप ऑफ एक्साइटेबल सेल्स के कारण जनरेट होता है। अब हम ये जान लें कि यहाँ जो जब किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो कि जो सेल्स है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जिसको स्थिर अवस्था में है और वहाँ पे
बैलेंस मेंटेन है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द, और सोडियम जो आयन है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो चार्ज बैलेंस यहाँ प्राप्त नहीं हो पाता है, और यहाँ पे सेल के अंदर नेगेटिव आयन जैसा यहाँ दिखाया गया, और सेल के बाहर पॉजिटिव आयंस का बहुतायत पाई जाती है। ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे मेंटेन रहता जब तक कि किसी तरह का एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या एक्साइटमेंट नहीं किया जाए। जो रेस्टिंग पोटेंशियल, इस तरह ये एक रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है, जो कि -60 मिलीवोल्ट से -100 मिलीवोल्ट की रेंज में ह्यूमन बॉडी के लिए प्राप्त होता है। तो जब सेल रेस्टिंग स्टेज में रहती है या रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट करती है, उस वक्त सेल को पोलराइज्ड कहा जाता है। अब जब इसको एक्साइट कर दिया जाता है, स्टिमुलस या एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा एक्साइट कर देते हैं मसल्स और नर्व सेल को, तो केमिकल और मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल किसी भी प्रकार से यदि उसको एक्साइट किया जा रहा है तो यहाँ पे आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और आयनिक बैलेंस जैसे ही डिस्टर्ब होता है तो यहाँ पे जो आयंस है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर उधर आना जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो नेट रिजल्ट है वो आपका इनसाइड जो पोटेंशियल है, आउटसाइड पोटेंशियल वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्ब होने के कारण जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली, ये जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक्शन पोटेंशियल के कारण जो सेल डीपोलराइज्ड हो रही है, पोलराइजेशन के बाद डीपोलराइज्ड हो रही है, वो एक्शन पोटेंशियल 20 मिलीवोल्ट के अप्रोक्सीमेट प्राप्त होता है। यानी एक दूसरे शब्दों में हम इसको कह लें कि सेल विच इज एक्साइटेड गेट्स डीपोलराइज्ड एंड लीड्स टू एक्शन पोटेंशियल, and the process of changing from resting state to the action potential is called depolarization। तो इस तरह आपने जाना कि रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। अब इसको हम डायमेट्रिकली समझ सकते हैं, आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे वेवफॉर्म ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप 3 स्टेप में आपने समझा कि पहला स्टेप है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर Na+ इज इंक्रीज रिजल्टिंग इन Na+ आयंस रश इनटू द सेल, जैसे ही स्टिमुलेशन किया या एक्साइट किया, एंड K+ आयन ऑफ द सेल कम्स आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ Na+ आयंस मेक्स द सेल पॉजिटिवली चार्ज with respect to outer field. The potential at this stage is called the action potential and recorded +20 volt. The cell is said to be depolarized. At this instant rush of the sodium ion is stopped, यानी एक certain peak प्राप्त होने के बाद सोडियम आयन का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार कर पाना संभव नहीं होता है। जब सारे और सैचुरेशन इनसाइड द सेल यदि सैचुरेशन हो जाती है Na+ आयन की, तब वापस आपका सोडियम आयन जो कि सेल के अंदर लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, वो वापस बाहर की तरफ जाना शुरू करेंगे जैसे स्टिमुलेशन या एक्साइटेशन खत्म होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रीपोलराइजेशन। अब इस हार्ट मसल्स रीपोलराइजेशन मच स्लोली लास्टिंग फॉर 150 to 300 मिलीसेकेंड। हार्ट की जो रीपोलराइजेशन रेट है वो सबसे स्लोअर होती है, एंड नर्व सेल्स की जो रेट होती है वो 20 से 140 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये रेट जो एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन दोनों का अलग अलग पाया जाता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस डायग्राम के
सहायता से वर्टिकल जो आपका ये वाई एक्सिस है उस पर मिली वोल्ट में सिग्नल दिखाया गया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेस्टिंग पोटेंशियल जो कि आपने देखा यहाँ -70 दिखाया गया, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल से जैसे ही एक्साइटमेंट होता है सेल्स में या मसल्स में, तो वो डीपोलराइज होते हुए एक पीक पोटेंशियल प्राप्त होता है जिसको कि आप एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। और उसके बाद ये भी लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता, जैसे ही ये रीपोलराइज होगी ये वापस अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल, लेकिन सर्टेन डिस्टर्बेंस अकर आफ्टर पोटेंशियल। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये एक जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा, जैसे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा, उसके बारे में आपने जाना। अब बायोमेडिकल सिग्नल्स जो है वो क्लिनिकल और रिसर्च इंटरेस्ट के लिए हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेवफॉर्म्स आप प्राप्त कर सकते हो। ईसीजी जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फॉर हार्ट एक्टिविटी, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ब्रेन एक्टिविटी के लिए है, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम मसल एक्टिविटी के लिए है, इलेक्ट्रो ऑनिस्टेमोग्राम इसी तरह इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम आई एक्टिविटी के लिए, और इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम। ये कुछ सिग्नल्स है जहां आप बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माध्यम से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कुछ इस टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड सिग्नल दिखाए गए हैं। ईसीजी में फ्रीक्वेंसी 0.05 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज तक प्राप्त होती है। सिग्नल मैग्नीट्यूड 0.5 मिलीवोल्ट टू 5 मिलीवोल्ट। ईईजी में 0.1 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज। सिग्नल मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोवोल्ट से 100 माइक्रोवोल्ट। ईएमजी में 5 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज और सिग्नल माइक्रोवोल्ट से मिलीवोल्ट की रेंज में। ईएनजी ईओजी में डीसी टू 100 हर्ट्ज और सिग्नल 10 माइक्रोवोल्ट टू 3 मिलीवोल्ट। तो ये एक सामान्य जानकारी आपने प्राप्त करी जो बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल एंड वेवफॉर्म ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। थैंक यू।